So friends, as for your high demand, here the full-fledged video about set. In this video, I am going to explain about sets, notation, representation of set and types of set. So friends, without wasting any time, let's get started to the video. तो दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं सेट के बारे में। तो फ्रेंड्स सेट क्या है? किसी भी चीज का कलेक्शन, जैसे कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, कलेक्शन ऑफ रिवर्स एटसेट्रा, बहुत कुछ, उन सभी का कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। कोई भी चीज कलेक्शन में हो वो हमारा सेट हो गया, राइट? तो चलिए सेट को समझते हैं। यहाँ देखो, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जैसा मैंने आपको अभी बोला वैसा यहाँ डेफिनेशन में भी एक्चुअल दिया है, राइट? एनी वेल डिफाइंड मतलब कोई भी वेल डिफाइंड चीज कलेक्शन में होना चाहिए ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ही तो कलेक्शन होगा ना, इज कॉल्ड सेट, उसको हम सेट कहेंगे। सिंपल। तो दोस्तों और अच्छे समझते चलिए एग्जांपल्स के थ्रू। नंबर 1 एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर। यहाँ क्या दिया है? कलेक्शन ऑफ क्या? ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर, सारे महीने एक साल में जितने भी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी से पूरा दिसंबर तक जितने भी हैं वो हमारे कलेक्शन। तो उसको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। कोई भी चीज कलेक्शन में है सेट हो जाएगा। यहाँ आप देखो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया जो है उसमें जितने भी रिवर्स है उन सभी का कलेक्शन, ये भी हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ क्या है? कलेक्शन ऑफ 4 डेज ऑफ ए वीक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है? तो उन 7 दिनों में से 4 दिन का कलेक्शन, ठीक है? तो उसको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। 4 दिन जैसे कि आपका क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन ले लो, ठीक है? अभी चौथा क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ सन। सिंपल, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है उन सभी का कलेक्शन, मतलब ठीक है, जैसे सन है, सन में जितने भी प्लैनेट्स है उन सभी का कलेक्शन। 5 में क्या दिया है? कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स ऑफ योर बैग। बैग है, बैग में जितने भी बुक्स का कलेक्शन एटसेट्रा, ठीक है? इसी को हम जानेंगे नोटेशन के बारे में। तो फ्रेंड नोटेशन क्या है? द सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, दे आर कॉल्ड नोटेशन। तो अभी कैपिटल और स्मॉल लेटर क्या है चलिए जानते हैं। यहाँ देखो ये सेट है, सेट को डिनोट करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल लेटर, और क्या चाहिए? स्मॉल लेटर। ये दोनों चाहिए हमें, राइट? सेट को डिनोट करने चाहिए दोस्तों। कैपिटल लेटर मतलब किस टाइप का? जैसे कि ए बी सी और भी ए बी सी डी, ये वैसे जाएगा, कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर जैसे क्या? एक्स वाई जेड एटसेट्रा, ठीक है? तो ये हमारा स्मॉल कैपिटल। तो ये जो कैपिटल और स्मॉल है इन दोनों को हम क्या करेंगे? ये दोनों हमें चाहिए क्यों? डिनोट करने के लिए सेट को। तो ये डिनोट करेंगे, उसको क्या कहा जाएगा? सेट, मतलब नोटेशन कहा जाएगा, ठीक है? नोटेशन, क्लियर? तो इसी को हम नोटेशन कहते हैं। जो कैपिटल और स्मॉल लेटर हमें चाहिए सेट को डिनोट करने के लिए, तो उसी को हम नोटेशन कहेंगे, क्लियर? तो चलिए अभी हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में। तो फ्रेंड जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है ये क्या है? द मेथड थ्रू व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट इज कॉल्ड आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, राइट? तो जो मेथड्स है फ्रेंड वो क्या है? मेथड बेसिकली 3 टाइप के हैं। वो क्या क्या है? यहाँ देखो, पहला आपका डिस्क्रिप्शन मेथड, फिर है रोस्टर मेथड, फिर है आपका रूल मेथड, ठीक है? ये हमारे 3 मेथड। इन 3 मेथड्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं? सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड उसके लिए हमें 3 मेथड समझना पड़ेगा। तो चलिए तीनों को एक एक करके समझते हैं। हम जानने वाले हैं डिस्क्रिप्शन मेथड के बारे में। तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन मेथड क्या है? सबसे पहले उसका डेफिनेशन समझते चलिए। तो उसका डेफिनेशन क्या है? द मेथड इन व्हिच वी मेक अ वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स enclosed by curly bracket is called our description method। तो यहाँ जो देखो डेफिनेशन का मतलब क्या है? एक मेथड होगा जिसमें, मतलब द मेथड इन व्हिच, एक मेथड जिसमें वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन, मतलब अच्छे से डिफाइन किया हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्स। डिस्क्रिप्शन को एलिमेंट्स में रखेंगे, ठीक है? एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। और जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम एनक्लोज करेंगे। एनक्लोज मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? तो उसी को हम कहेंगे क्या? डिस्क्रिप्शन मेथड कहेंगे, क्लियर? तो चलिए इन सभी को और अच्छे समझने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड को एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है? यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं फ्रेंड, ठीक है? ये क्वेश्चन है पहला, द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 12। तो होल नंबर तो आपको पता ही होगा, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है? 0 1 2 3 4 वो हमारे होल नंबर्स हैं, ठीक है? इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे जो है होल नंबर, इसमें हम लिखना क्या है? डिस्क्रिप्शन मेथड में ना लिखेंगे फ्रेंड। तो द सेट ऑफ होल नंबर, यहाँ देखो द सेट ऑफ किस चीज का सेट ना? होल नंबर लेस देन 12 का सेट। तो यहाँ सिंपली लिख देना, पहले कर्ली ब्रैकेट दीजिए, फिर यहाँ लिखेंगे होल नंबर
होल नंबर लेस देन 12। इसका सॉल्व हो गया द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 12। अब आप एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि भाई मैंने होल नंबर लेस देन 12 क्यों लिखा, द सेट ऑफ से क्यों नहीं लिखा मैंने। दोस्तों बात ये रीजन ये है कि देख लो द सेट ऑफ, यहाँ सेट क्यों लिखेंगे हम लोग, ये तो हमें मांग रहा है ना द सेट ऑफ इन चीज का सेट दो। द सेट ऑफ क्या ना, होल नंबर लेस देन 12 का सेट चाहिए इन्हें, तो मैंने लिख दिया होल नंबर लेस देन 12, सिंपल इतना ही है। अब सेकंड में देख लो अगर समझ नहीं आया तो द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर इवन नंबर पता होगा ना, जीरो इवन नंबर 0 2 4 6 8 ये हमारे इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ सेट ऑफ इवन इंटीजर चाहिए इन्हें, इवन इंटीजर का सेट कैसा होगा, यहाँ देखो ब्रैकेट देना है, द सेट ऑफ किस चीज का सेट चाहिए, यहाँ इवन इंटीजर नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, इवन इंटीजर सिर्फ लिख देंगे, मतलब उसका -1 ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, इवन इंटीजर्स ओनली, इवन इंटीजर्स, ठीक है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन मेथड जो होता है उसमें हमें सिर्फ लेटर्स में ही लिखना पड़ता है, यहाँ नंबर्स नहीं होगा बिल्कुल भी, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ था जिस चीज का सेट मांगा है द सेट ऑफ किसका ना, इवन नंबर का, द सेट ऑफ किसका ना, होल नंबर का, तो वही हमें सिर्फ कर्ली ब्रैकेट देके लिख देना है, ठीक है। इसी को हम डिस्क्रिप्शन मेथड कहते हैं। तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं रोस्टर मेथड के बारे में, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों रोस्टर मेथड जो है उसे हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, क्लियर। तो रोस्टर में सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इन रोस्टर मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट एंड सेपरेट दीज बाय कॉमास एंड द लिस्ट इज एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। तो इसी को हम रोस्टर मेथड कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, इन रोस्टर मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट। रोस्टर मेथड में हम लिस्ट करते हैं सारे मेंबर सेट के, ठीक है, एंड सेपरेट दीज बाय कॉमास एंड द लिस्ट, और इन सभी मेंबर्स को हम सेपरेट किसे, जैसे 1 के बाद कोमा 2, 2 के बाद कोमा 3, ऐसे कोमा से सेपरेट किया जाता है, राइट। द लिस्ट इज एनक्लोज्ड बाय कर्ली, जितना भी हम लिखेंगे वो लिस्ट को हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, बाहर नहीं, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे रोस्टर मेथड। तो चलिए और अच्छे से समझते हैं, एग्जांपल्स लिए हैं तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करके समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, द सेट ए ऑफ इवन होल नंबर इज लेस देन 10। तो यहाँ बोला क्या, द सेट ए, यहाँ हम सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ए लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ए क्यों लिखा है यहाँ पे, ए इसलिए यहाँ बोला है, देखो द सेट ए, यहाँ बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो आप लिखोगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट देना जरूरी है, ऑफ इवन, किसके बारे में ना, इवन होल नंबर लेस देन 10। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इवन होल नंबर्स, तो इवन होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है फ्रेंड, ठीक है, अगर नहीं पता तो बोल रहा हूँ। इवन नंबर हमारा जैसे कि 0 2 4 6 8 हमारा इवन नंबर है, तो इवन होल नंबर सिंपली पता चल रहा है 0 लिख देंगे, कोमा, कोमा से सेपरेट किया जाता है, राइट, डेफिनेशन में था। फिर 2 4 6 8, ये है इवन होल नंबर्स, राइट। तो यहाँ मैंने 8 तक लिखा क्योंकि 8 के बाद 10 ही आएगा दोस्तों, ठीक है, इवन होल नंबर में। तो ये हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द सेट डी ऑल डेज ऑफ ए वीक, यहाँ क्या कैसे करना आप मुझे बताओ। अब द सेट क्या लिखेंगे, सबसे पहले डी, वेरी गुड, पहले डी लिख देंगे, ओके। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर क्या करेंगे, क्या बोला है यहाँ पे, ऑल डेज ऑफ ए वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों के यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऑल डे, सबसे पहले करेंगे मंडे, कोमा, फिर लिखेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोमा फ्राइडे, फिर कोमा, अब लिखेंगे सैटरडे, ओके, सैटरडे, फिर लिखेंगे संडे, क्लियर। दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं रूल मेथड के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों रूल मेथड जो है उसे हम सर्कुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रूल मेथड को जानते हैं, उसके डेफिनेशन के थ्रू, डेफिनेशन से समझते हैं। इन रूल मेथड वी राइट वेरिएबल से एक्स रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द सेट followed by property satisfied by each element of the set and enclosed in curly brackets। तो दोस्तों इस डेफिनेशन में मतलब क्या है, इन रूल मेथड वी राइट वेरिएबल से x,
इन रूल मेथड में हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जैसे कि एक्स कह सकते हो उसे, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ सेट, कोई भी मेंबर सेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्लियर। उसके बाद क्या दिया है, फॉलोड बाय प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ईच एलिमेंट, फॉलो किया जाता है प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई होगा एक एक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट, राइट, ऑफ द सेट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, एंड एनक्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ये सब जितना भी हम रूल में लिखेंगे एक्स वेरिएबल लेके, तो वो हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, एनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, उसी को हम रूल मेथड कहते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं। तो रूल मेथड को समझते चलिए एग्जांपल्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एग्जांपल में ये लिया हुआ है, दो ठो लिया है, ठीक है। इफ ए इज सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट एक्स हैविंग प्रॉपर्टी पी, तो इसको हम रूल मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे। देखो क्या बोला है, इफ ए दिया है, ए लिख लेंगे पहले, इज इक्वल टू, फिर क्या है, एनक्लोजिंग बाय कर्ली ब्रैकेट, राइट, डेफिनेशन में था तो कर्ली ब्रैकेट हुआ। फिर क्या दिया है, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स एक्स हैविंग प्रॉपर्टी पी, ठीक है। तो यहां में करना क्या पड़ेगा, यहाँ देखो क्वेश्चन में ही दिया है दोस्तों, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट एक्स से कंसिस्टिंग हो, यहाँ की लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, दोस्तों ये जो लाइन है इसको सच दैट कहा जाता है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या है इसके पास, एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टी पी एक्स। इतना तक हमने किया दोस्तों, ये जो इतना लंबा है इसको हमने छोटे से में रिप्रेजेंट कर दिया, समझने लायक, ठीक है। उसके क्या दिया है, हैविंग प्रॉपर्टी पी, तो उसके पास क्या है, प्रॉपर्टी है, हैविंग प्रॉपर्टी हैविंग प्रॉपर्टी पी, क्लियर। तो इसी तरह से हमें लिखना होगा रूल मेथड में, ठीक है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या है, द सेट ए होल नंबर लेस देन 10, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ए दिया है तो ए लिखेंगे, बी होगा तो बी लिख सकते हो, और कुछ भी हो सकता है, सी डी ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू देंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट, वेरी गुड। उसके बाद क्या बोला है, रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा चीज बोला है, होल नंबर लेस देन 10, पहले इतना देखो, होल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स एज एक तो लिखना जरूरी है, ये हो गया। उसके बाद क्या, एलिमेंट होगा, ओके, एलिमेंट क्या है ना, होल नंबर का एलिमेंट, तो यहां लिख दो W, फिर कोमा। उसके बाद क्या करेंगे, लेस देन 10 से कम होना चाहिए, तो यहां लिख दो सिंपल, एक्स लेस देन 10, क्लियर फ्रेंड्स। इसी को हम रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, यानी कि सेट के कितने प्रकार हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सेट जो हमारा बेसिकली 9 टाइप्स के हैं, वो क्या क्या है, यहाँ देखो 9 टाइप्स के सेट, जैसे कि यहाँ हमारा पहला क्या दिया है, फिनाइट सेट, फिर इनफिनाइट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, ये हमारे 9 प्रकार के सेट तो हो गए दोस्तों। अभी हम इन सेट दैट कंटेन अ limited definite number of different element is called finite set, ठीक है, finite set। तो दोस्तों इसका मतलब क्या, डिफरेंट सेट होगा जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड आवर finite सेट। तो चलिए इन सभी को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिया, देखो a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, तो ये क्या है, इट इज ए फिनाइट सेट, यहाँ लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, वो भी डिफरेंट, ए बी अलग है, सी अलग है, ऐसा है कि नहीं, तो ये हमारा फिनाइट सेट हो जाएगा। दूसरा देखो, डी इज इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर, तो ये भी हमारा फिनाइट सेट हो जाएगा। क्यों फिनाइट सेट हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ एलिमेंट ऑफ 12 मंथ्स ऑफ ईयर, राइट, इसलिए हमारा फिनाइट सेट हो जाएगा, ये मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम दिया है। तीसरा देखिए, बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, फिर क्या दिया है, एक्स एज दैट एक्स एलिमेंट W x लेस देन 7, इट इज ए फिनाइट सेट बिकॉज इट हैज 7 एलिमेंट्स, ओके, 7 डिफरेंट एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट इज ए फिनाइट सेट। तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं इनफाइनाइट सेट के बारे में। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, इनफाइनाइट मतलब इनफिनिटी होगा उसमें जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं, ए सेट दैट कंटेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड इनफिनिट सेट, ठीक है। अनलिमिटेड, जैसे मैंने बोला था इनफिनिटी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो उसी को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू और अच्छे समझते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर
दोस्तों नेचुरल नंबर का भी एंड होता है क्या? नहीं ना, वो इन्फिनिटी तक जाते रहता है, 101 102 पूरा बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो हमारा नेचुरल नंबर है तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसी को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। क्लियर। दूसरा देखते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर कभी खत्म होता है? नहीं, होल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तीसरा क्या है? द सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर खत्म होगा, -1 -2 -3 +1 +2 ऐसा करके जाता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। इट इज ऑल्सो इन्फिनाइट, तो इसी को हम इन्फिनाइट सेट कहते हैं। कोई भी सेट या कोई भी एलिमेंट डिफरेंट हो, पर मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम होना चाहिए कोई भी डिफरेंट एलिमेंट, तो उसी को हम कहेंगे इन्फिनाइट सेट। क्लियर। हम जानने वाले हैं सिंगलटन सेट के बारे में, तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड सिंगलटन सेट क्या है? ए सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगल फिर टन, राइट। तो सिंगल से तो पता चल रहा है एक ही होगा, तो सिंगलटन सेट का मतलब तो यहाँ डेफिनेट बताया आपको अभी मैंने, एक ही होना चाहिए, उसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ही सेट होगा, तो वही होगा सिंगलटन सेट, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -3, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? एक ही एलिमेंट है, राइट। तो ये हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। दूसरा देखो, यहाँ क्या है? +5, कितने एलिमेंट? 1 एलिमेंट। तीसरा क्या है? 2, ये भी हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ही एलिमेंट है। तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं एम्प्टी सेट के बारे में। तो फ्रेंड एम्प्टी सेट क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों एम्प्टी सेट क्या है? द सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड आवर एम्प्टी सेट। एक सेट होगा जिसमें मतलब कोई एलिमेंट्स ही नहीं होगा, ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे एम्प्टी सेट। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, मंथ्स ऑफ ईयर हैविंग लेस देन 28 डेज। दोस्तों कोई भी ईयर में ऐसा कोई मंथ है जिसका अंदर 28 डेज से कम दिन है? नहीं ना। 28 डेज का एक मंथ है, वो मुझे पता है फरवरी है, पर 28 डेज से कम है क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। भले ही इसमें दिया है सेट के हिसाब से, पर इसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनता, तो ये हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ट्रायंगल हैविंग 5 साइड। दोस्तों ये ट्रायंगल हैविंग 5 साइड, ट्रायंगल के 5 साइड होते हैं या 3 साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं, राइट। तो ये 5 साइड दिया है, तो ये कुछ मीनिंग बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों इसी को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स होंगे पर एलिमेंट्स का कोई मीनिंग नहीं हो रहा होगा, उसी को हम जानने वाले हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड यूनिवर्सल सेट क्या है? A set that contain all the elements under consideration in a given problem is called our universal set. Understand? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, एनक्लोज विद कर्ली ब्रैकेट, ओके, अंडर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के अंदर रहेंगे वो एलिमेंट्स इन अ गिवन प्रॉब्लम, एक दिया हुआ प्रॉब्लम में, ठीक है, इज कॉल्ड आवर यूनिवर्सल सेट। तो चलिए इसको और डीपली अच्छे से समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो उसने यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल देख लो, v इज इक्वल टू वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सो वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये पता होगा आपको, ए ई आई ओ यू हमारे वावेल्स है, राइट। तो सबसे पहले वो लिखेंगे, वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज ए ई आई यू are vowels of English alphabet. So friends, vowels of English alphabet are, maybe they are universal set too, means belongs to what? English alphabet, right? So तो इसको हम लिखेंगे all letters of English alphabet. क्लियर। सो यहाँ देखो, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ अगर समझ नहीं आया तो, ठीक है। देखो v इज इक्वल टू भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो है ये क्या है? ये हमारा भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ जो किससे बिलोंग्स कर रहा है? ये हमारा इंग्लिश ग्रामर के जो अल्फाबेट्स है उनसे बिलोंग्स कर रहा है, राइट। तो इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो दोस्तों हम जानने वाले हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। जितने भी मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है फाइनाइट सेट में, तो हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट हो जाएगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट याद रखना। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एनक्लोज विद कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो दोस्तों ये जो a है, a में कितने एलिमेंट्स दिए हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो 5 एलिमेंट, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको सिंपली? तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे देखो, सबसे पहले लिखना है n, एलिमेंट्स कितने थे? 5 थे, याद रखना, n ब्रैकेट a, ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू 5 एलिमेंट्स,
5 ही एलिमेंट थे ना, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसी तरह से हमें लिखना होगा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट में। तो दोस्तों यहाँ मैंने n क्यों लिखा दोस्तों, n इसलिए लिखा क्योंकि फाइनाइट सेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट में हमें जहाँ पे भी मतलब a से रिलेटेड कुछ होगा, a इज इक्वल टू अल्फाबेट ऑफ ऐसा कुछ, a इज इक्वल टू होल नंबर, a इज इक्वल टू द लेटर्स इन क्वीन, a इज इक्वल टू लेटर्स इन अंटार्कटिका, ANTA से, ठीक है। तो a होगा तो NA लिखेंगे। अगर यहाँ पे b होता सपोज, या CD कुछ होता तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। n वहां नहीं लिखना, अगर a है तो n ऐड होगा। क्लियर दोस्तों, अभी हम जानने वाले हैं इक्वल सेट के बारे में। तो चलिए जानते हैं। टू सेट्स आर इक्वल सेट इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। यहाँ क्या दिया है, दो सेट हमेशा इक्वल सेट होते हैं, ठीक है। मान लिया इफ दे हैव सेम एलिमेंट, अगर उनमें सेम एलिमेंट रहा तो ही वो इक्वल सेट होंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू ABC एंड b इज इक्वल टू CAB। तो दोस्तों ये सेम है क्या, दोनों ये AB अलग है, ठीक है। तो इनके जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को ही हमें गौर देना है, ठीक है, ज्यादा देखना है एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट सेम है क्या, देखो यहाँ ABC दिया है और यहाँ क्या दिया है CAB। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। इक्वल सेट क्यों हो जाएंगे ये, क्योंकि देखो ABC, इसी को थोड़ा घुमा फिरा के यहाँ दे दिया है CAB। तो इसी को भी अगर हम ठीक से लिखेंगे तो A फिर B फिर C लिख देंगे, तो हुआ ना सेम एलिमेंट्स। तो इसी को हम इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में। तो चलिए समझते हैं इक्विवेलेंट सेट को। यहाँ देखो, टू फाइनाइट सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। दो फाइनाइट सेट मिलके इक्विवेलेंट सेट होगा, ठीक है, अगर उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। पिछले वाले में क्या था, यूनिवर्सल या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट में, उसमें क्या था, उसमें हम लोग का क्या मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ क्या नंबर सेम है, ठीक है। नंबर इक्वल होगा तो होगा, मतलब नंबर इक्वल मतलब जैसे कि एक में 5 है तो दूसरे में 5 होगा, दूसरे में अगर 6 एलिमेंट्स है तो तीसरे में भी 6 ही एलिमेंट होगा, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल लिया, देखो a इज इक्वल टू AEIOU भावेल से है, ठीक है। तो ये कितने हैं एलिमेंट, ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। ये हम जान गए 5 एलिमेंट्स। दूसरा देखते हैं, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। How many elements are there? 5 elements, right? So 5 and 5 elements. Number of elements we have to see, okay? Not the elements equality. यहाँ number of elements same है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ भी 5 है, तो ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं, इक्वल। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड।